गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 22 है, जिसमें हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट का मोटिवेशनल थ्योरी का पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन 1 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम का एक प्रमुख घटक है। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। आप जल्दी से चारों ऑप्शन को चूज कीजिए और करेक्ट ऑप्शन को बताइए। तो मास्को जो हिरार्की है उसमें की कंपोनेंट जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये आपका स्क्रीन पे रहा आंसर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और हम लोग फिर मास्लो हायरार्की का थ्योरी पार्ट को देखेंगे कि क्या बोलता है। तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ फिजियोलॉजिकल थ्योरी प्रपोज्ड बाय अब्राहम मास्लो इन 1943। ये आपको लर्न रखना है कि मास्लो हायरार्की जो है वो फिजियोलॉजिकल थ्योरी है, जो अब्राहम मास्लो के द्वारा 1943 में इन्वेंट किया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है। It outlines a hierarchy of human needs depicted as pyramid with 5 level, जिसमें 5 लेवल में डिवाइडेड है। Each level must be satisfied before progressing to the next here before description of each level। अब देखिए, आप समझ गए। पहला तो ये लर्न रखना है कि मास्लो हायरार्की को अब्राहम मास्लो द्वारा 1943 में डेवलप किया गया था, और मास्लो हायरार्की का फिजियोलॉजिकल थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है। अब पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स। पहला की कंपोनेंट क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें क्या करते हैं? तो दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल इंक्लूडिंग फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या है? बेसिक नेसेसिटीज बताता है। ये लर्न रखना है कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, जिसमें फूड, वाटर, शेल्टर और स्लीप ये शामिल है। ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स के डिफाइन करता है। विदाउट दीज द बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। और ये चारों फूड, वाटर, शेल्टर और स्लीप के बिना बॉडी जो है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकता है। तो पहला लेवल समझ में आ गया आपको कि फिजियोलॉजिकल नीड्स है। इसको रट लेना है, आपको रट्टा मार लेना है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है पहला लेवल में। सेकेंड है सेफ्टी नीड्स। पहला क्या सेकेंड बोलता है? सेफ्टी नीड्स। वंस फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, जब आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो पूरा होता है, मिल जाता है, तो सेकेंड आ जाता है इंडिविजुअल सीक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा की जरूरतें। समझ गए? दिस इंक्लूड फिजिकल सेफ्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलबींग। ये आपका सेफ्टी नीड्स में आ गया। मतलब पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड है सेफ्टी नीड्स। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लव एंड बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस। आफ्टर सेफ्टी एंड सोशल नीड्स बिकम इंपॉर्टेंट। These involve relationship, affection, intimacy, friendship and sense of connection with others, है ना। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स ये जो है वो थर्ड मास्लो का थ्योरी में आता है। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स आपको लर्न रखना है। और आप इसमें समझ गए कि प्यार और अपनेपन की जरूरतें सुरक्षा के बाद सामाजिक जरूरतें महत्वपूर्ण हो जाती है। इनमें रिश्ते, स्नेह, अंतर्गतता, दोस्ती और दूसरों के साथ जुड़ाव की भावना शामिल है। यह आपका लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में क्या है तो उसको जानिए पहले कि दिस लेवल फोकसेस ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट को फोकस करता है स्टीम नीड्स, एंड द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अपना खुद का रिस्पेक्ट होना चाहिए और दूसरों का भी रिस्पेक्ट करना है। इट इंक्लूड फीलिंग्स of accomplishment, recognition and the desire of status and prestige। समान की जरूरतें, यह स्तर आत्मसम्मान और दूसरों के सम्मान पर केंद्रित है।
इसमें उपलब्धि, मान्यता, स्थिति और प्रतिष्ठा की इच्छा की भावनाएं शामिल है। ठीक है, पहला आप क्या पढ़े, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर क्या पढ़े आप उसको एक बार लर्न कर लीजिए। देखिए आपका ये आ गया मास्लो हायरार्की है। इसमें पहला जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेकंड है सेफ्टी नीड्स है, फिर है लव एंड बिलोंगिंगनेस, और सेकेंड लास्ट है स्टीम नीड्स, जिसमें आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट फॉर अदर पे फोकस करता है। और नेक्स्ट और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आंसर का पार्ट भी था। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या है, एट द टॉप ऑफ द हायरार्की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व realizing one's full potential and seeking personal growth, creativity and self improvement. It is the desire to become the most that one can be. आत्म साक्षात्कार की आवश्यकताएं पदानुक्रम के शीर्ष पर होती है। आत्म साक्षात्कार में व्यक्ति की पूरी क्षमता का एहसास करना और व्यक्तिगत विकास, रचनात्मक और आत्म सुधार की सुरक्षा तलाश करना शामिल है। यह वह इच्छा है जो व्यक्ति सबसे अधिक बन सकता है ना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो आपका लास्ट कंपोनेंट है, तो आपको पांचों का पांचों एकदम रट जाना, लर्न होना चाहिए कि आप मास्लो हायरार्की पढ़ रहे हैं तो मास्लो हायरार्की में आपको पांचों का पांचों लर्न है। 5 लेवल में बटा हुआ है मास्लो हायरार्की, और पांचों लेवल जो है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए आप, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड है आपका सेफ्टी नीड्स, थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ है स्टीम नीड्स, एंड फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको लर्न होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए हाइजीन फैक्टर, कौन जो है वो हाइजीन फैक्टर को कंसीडर करता है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हर्जबर्ग के 2 कारक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसे स्वच्छता कारक माना जाता है, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी जो है वो करेक्ट है, कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी को क्या बोला जाता है, स्वच्छता कारक माना जाता है। ठीक है, कंपनी का नीतियां, ये आपको लर्न रखना है। और ये आपका स्क्रीन पे रहा आंसर, कंपनी पॉलिसी। और आप हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानिए कि हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या है। और हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी को मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी भी बोला जाता है। ये आप रट लीजिएगा कि हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी, was developed by Frederick Herzberg in 1950। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो फ्रेडरिक हर्सबर्ग द्वारा डेवलप किया गया था। कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था। और 1943 में मास्लो का थ्योरी डेवलप किया गया था, ये लर्न रखना, ठीक है। और हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी को 1950 में डेवलप किया गया था। द थ्योरी आइडेंटिफाइड 2 सेट्स ऑफ फैक्टर, थ्योरी जो है वो 2 सेट ऑफ फैक्टर को आइडेंटिफाई करता है दैट इन्फ्लुएंस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, जिसमें जॉब सेटिस्फैक्शन को इन्फ्लुएंस करता है और मोटिवेशन को बताता है। ठीक है, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी फिर से एक बार समझ लीजिए। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी डेवलप किया गया था फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा। कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था। और हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी को मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी भी बोला जाता है। और ये आपका हिंदी का पार्ट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा। अब पहला फैक्टर में आ जाता है मोटिवेटर। अब इसमें देखिए क्या है, these are factors related to nature of the work itself and the way individual feel about their work. They can lead to higher job satisfaction and motivation when present. Key motivator are, पहला है achievement, दूसरा है recognition, तीसरा है self actualization, चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडवांसमेंट, और आपका लास्ट है ग्रोथ। ये आपका 6 जो मोटिवेशन का की फैक्टर है
मोटिवेशन के लिए ये आपका होना जरूरी है। अगर आप कोई चीज अचीव कर रहे हैं, रिकॉग्निशन कर रहे हैं, सेल्फ इटसेल्फ, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, ये सब आपको अगर दिया जा रहा है तो आप उससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, आपका हिंदी का ये पार्ट है कि ये कार्य की प्रकृति और व्यक्ति जिस तरह से अपने काम के बारे में महसूस करते हैं उससे संबंधित कारक है। मौजूद होने पर वे उच्च नौकरी की संतुष्टि और प्रेरणा के कारण बन सकते हैं। प्रमुख प्रेरकों में शामिल पहला है उपलब्धि, मान्यता, स्वयं काम, जिम्मेदारी, उन्नति और विकास। ये आपका 6 जो अचीवमेंट में आपको मोटिवेट करता है, तो आप इसको लर्न रखना है कि अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, ये आपका मोटिवेटर का पार्ट है जिससे एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होता है। सेकेंड है हाइजीन फैक्टर, जिसमें डिससेटिस्फैक्टर आता है। हाइजीन फैक्टर में क्या आ जाता है, डिससेटिस्फायर। अब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाई होता है, असंतुष्ट होता है। These are factors related to the work environment, while their presence does not necessarily lead to high job satisfaction. Their absence can cause dissatisfaction. की हाइजीन फैक्टर में क्या आता है कि कंपनी का पॉलिसी हो सकता है, सुपरविजन यानी कि जो टॉप लेवल है, और रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर एंड पीयर्स, और वर्किंग कंडीशन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी। ये 6 कारण जो है वो डिससेटिस्फैक्शन का हो सकता है, असंतुष्ट होने का कारण हो सकता है। तो हाइजीन फैक्टर में क्या है, इंप्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाई रहता है, असंतुष्ट रहता है। और आपका मोटिवेशन में क्या होता है, इंप्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहता है। और मोटिवेटेड किस कारण होता है, उसका की कंपोनेंट को पढ़ लिए, फैक्टर को पढ़ लिए। और हाइजीन फैक्टर में इंप्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाइड क्यों होता है, तो कंपनी का पॉलिसी हो सकता है कारण, सुपरविजन हो सकता है, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर एंड पीयर्स, वर्किंग कंडीशन हो सकता है, सैलरी हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी हो सकता है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम का ये पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, विच लीडरशिप स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड लिटिल इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट। जल्दी से बताइए कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल में कंट्रोल जो है वो हाई डिग्री और लिटिल इनपुट ऑफ सबऑर्डिनेट होगा। बताइए जल्दी से, किस नेतृत्व शैली की विशेषता उच्च स्तर का नियंत्रण और अधीनस्थों से कम इनपुट है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, निरंकुश शासन में, यानी कि कौन सा लीडरशिप में होता है, तो ऑटोक्रेटिक में। अब डेमोक्रेटिक क्या होता है, ऑटोक्रेटिक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मल क्या होता है, और लेसेस फेयर क्या होता है, ये चारों को मीनिंग को हम लोग जानेंगे। और डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक तो बहुत आसान है, इसको आप लोगों को तो पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन करते चलते हैं। और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा, ऑटोक्रेटिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप देखिए यहाँ है, और हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऑल्सो नॉन एज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके भेजती है और वो पार्टिसिपेट करके एक मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करती है। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से समझिए कि जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है उसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोला जाता है। इन्वॉल्व लीडर्स शेयरिंग डिसीजन मेकिंग विथ ग्रुप मेंबर्स, इट इनकरेजेस पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन एंड इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स। लीडर्स इन दिस स्टाइल वैल्यू द आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ टीम कोहेजन एंड कमिटमेंट। लोकतांत्रिक नेतृत्व जिसे सहभागी नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है, में समूह के सदस्यों के साथ निर्णय लेने में नेताओं की भागीदारी शामिल होती है। यह टीम के सदस्यों से भागीदारी, सहयोग और इनपुट को प्रोत्साहित करता है। इस शैली के नेता दूसरों के विचारों और राय को महत्व देते हैं और टीम सामंजस्य प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं।
मतलब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक जैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो जनता का आवाज बनती है, सुनती है जनता का क्या प्रॉब्लम है। उसी तरह से डेमोक्रेटिक लीडरशिप में जो लीडर होता है वो लोगों के यानी कि एम्प्लॉय के भावना को और एक सामंजस्य बनाने में कामयाब होता है। समझ गए? ये आपका लीडर, ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप में आता है। नेक्स्ट आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। Autocratic leadership or authoritarian leadership is characterized by individual control over all decision with little input from group members. Leaders can make choices based on their own idea. लीडर जो है वो अपना चॉइस को चूज करता है, अपना आइडिया और जजमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग देता है। ठीक है, निरंकुश बोला ही जा रहा है। इसमें क्या है कि लीडर जो होता है वो खुद का चलाता है, किसी मतलब कि एम्प्लॉई का और भी लोगों का बात सुनने का नहीं है। उसका जो आइडिया है उसका जो वही जजमेंट होगा। एंड रेयरली एक्सेप्टेड एडवाइस फ्रॉम फॉलोअर्स, और फॉलोअर्स का एडवाइस को बहुत कम फॉलो करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये अपना मतलब ऑटोक्रेटिक लीडर में जो होता है, ऑटोक्रेटिक लीडर वो खुद का चलाता है, वो दूसरों का नहीं सुनता है। ये लर्न रखना है। दिस स्टाइल इज अफेक्टिव इन सिचुएशन रिक्वायरिंग क्विक डिसीजन मेकिंग और व्हेन क्लोज सुपरविजन इज नेसेसरी। ये आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का पार्ट हो गया, जिसमें लीडर जो है वो खुद का आइडिया और खुद का जजमेंट देता है, लोगों को भावनाओं को नहीं समझता है, वो एक निरंकुश शासक की तरह होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फोकसेस ऑन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉलोअर्स। ये क्या करता है कि ये फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है टू एक्सीड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट फॉर गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा करें, लोग जो है एम्प्लॉय जो है वो और अच्छा करें, इसके लिए लोग एम्प्लॉय को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में आता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्रिएट विजन। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है वो एक विजन तैयार करता है, कम्युनिकेट इट क्लियरली, और लोगों को एकदम क्लियर वे में बताता है कि क्या करना है नहीं करना है। एंड इंस्पायर देयर टीम टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम, और अपना टीम को मोटिवेट करता है जिससे टीम मेंबर जो है वो एक्स्ट्रा वर्क को, आउटकम्स को मतलब कि अचीव कर पाए। दे emphasize intellectual stimulation, individual consideration and कैरिश्मा। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो एम्प्लॉय के लिए इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग का काम करता है। समझ गए? नेक्स्ट है आपका लेसेस फेयर लीडरशिप। लेसेस फेयर लीडरशिप और डिलेगेटिव लीडरशिप। लेसेस फेयर लीडरशिप को डिलेगेटिव लीडरशिप भी बोला जाता है। इट इन्वॉल्व लीडर्स taking a hands off approach, allowing team members to make decision and solve problem on their own। है ना? ये क्या करता है कि टीम मेंबर को वो डिसीजन लेने के लिए छोड़ देता है, वो खुद का प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के लिए बोलता है। लेसेस फेयर लीडरशिप में प्रतिनिधि प्रतिनिधि नेतृत्व में नेता हाथ से दूर रहने का दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे टीम के सदस्यों को निर्णय लेने और समस्याओं को स्वयं हल करने की अनुमति मिलती है। यह शैली अत्यधिक कुशल और प्रेरित टीमों के साथ अच्छी तरह से काम करती है, जिन्हें बहुत कम पर्यवेक्षण आवश्यकता होती है। हालांकि अगर इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो यह दिशा और नियंत्रण की कमी के कारण बन सकता है। समझ गए? लेकिन आपको लेसेस फेयर लीडरशिप में इतना लर्न रखना है कि एम्प्लॉय जो है, वर्कर जो है, वो अपना खुद का प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो खुद करते हैं, डिसीजन वो खुद से ले सकते हैं। लेसेस फेयर लीडरशिप में ये आता है। ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि इन ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट। अब देखिए यहां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि
इज नॉट अ की कंपोनेंट। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में बात किया जा रहा है कि व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का कौन जो है वो की कंपोनेंट नहीं है। एक्सपेक्टेंसी नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी नहीं है, वैलेंस नहीं है और इक्विटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है कि इक्विटी जो है वो की कंपोनेंट नहीं है, बाद बाकी एक्सपेक्टेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है और वैलेंस है। यानी कि प्रत्याशा है, साधन है, बैलेंस है और इक्विटी जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको पहले तो करेक्ट आंसर को चूज करना है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे कि रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो क्या है ना। तो आप पहले ही देखिए कि रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी डेवलप्ड बाय विक्टर व्रूम। कौन डेवलप किया था? तो विक्टर व्रूम किए थे। कब किए थे? तो 1964 में किए थे। इज अ मोटिवेशनल थ्योरी दैट एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंडिविजुअल go through regarding their behaviors and action in workplace. The theory is based on the idea that people are motivated to act in certain ways based on the expected outcomes of their action. It involved three key components. रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी डेवलप किया गया था विक्टर रूम्स के द्वारा। कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। और ये थ्योरी जो है वो मोटिवेशनल थ्योरी है। रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है? तो मोटिवेशनल थ्योरी है दैट एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। इंडिविजुअल गो थ्रू रिगार्डिंग देयर बिहेवियर के थ्रू, एक्शन के थ्रू इन द वर्क प्लेस। The theory is based on the idea that people are motivated to act in certain ways based on the expected outcomes of their action. ये लर्न रखना है। और आपको इतना लर्न रखना है कि विक्टर ब्रूम के द्वारा ये विकसित किया गया था और ये मोटिवेशनल थ्योरी है जो कार्यस्थल में अपने व्यवहार और कार्यों के संबंध में व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली निर्णय लेने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत इस पर आधारित है कि लोग अपने कार्यों के अपेक्षित परिणामों के आधार पर कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसमें तीन प्रमुख घटक हैं। अब तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला है एक्सपेक्टेंसी। पहला क्या है? एक्सपेक्टेंसी है, जो आपका आंसर में था। आपको इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन जो है वो कंपोनेंट नहीं है। एक्सपेक्टेंसी ब्रूम्स थ्योरी का कंपोनेंट है, ये लर्न रखना है। The beliefs that one's effort will lead to the desired performance level. It answers the question, can I achieve the performance level required? If individual believe that their effort will not result in the desired performance, their motivation will be low. समझ गए? एक्सपेक्टेंसी में क्या है कि यह विश्वास की किसी के प्रयास से वांछित प्रदर्शन स्तर प्राप्त होगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर देता है क्या मैं अपेक्षित प्रदर्शन स्तर प्राप्त कर सकता हूं, यदि व्यक्ति मानते हैं कि उनके प्रयासों से वांछित प्रदर्शन नहीं होगा तो उनका जो एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है? कम है, लो है। उनका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जो है वो लो है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या आता है कि बिलीव दैट अचीविंग द डिजायर परफॉर्मेंस will lead to particular outcome or reward. It answer the question, what will I get if I achieve the performance level. बोलता है कि what will I get if I achieve the performance level, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। If individual believe that their performance will not be rewarded, अगर इंडिविजुअली बिलीव किया जाता है कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो रिवॉर्डेड नहीं होगा, देयर मोटिवेशन विल डिक्रीज। मोटिवेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। फिर से समझिए कि यह विश्वास की वांछित प्रदर्शन प्राप्त करने से कोई विशेष परिणाम या पुरस्कार मिलेगा। यह इस कथन का उत्तर देता है, यदि मैं प्रदर्शन स्तर प्राप्त कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा। यदि व्यक्ति मानते हैं कि उनके प्रदर्शन को पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, समझिए बात को, कि अगर इंडिविजुअल मानता है कि जो अचीवमेंट होगा, जो प्रदर्शन लेवल का स्तर जो है वो प्राप्त कर जाएगा, और व्यक्ति मानता है कि प्रदर्शन से हमको पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो प्रेरणा कम हो जाएगी, मोटिवेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ गए?
नेक्स्ट आता है वैलेंस, जो आपका लास्ट है, व्रूम्स थ्योरी का लास्ट कंपोनेंट है वैलेंस। वैलेंस में क्या होता है कि वैल्यू और इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल प्लेसेस on the expected reward or outcome. It answer the question, do I value the reward? If the reward is not valuable or desirable to the individual, their motivation will be low. समझ गए? यहां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वैलेंस में कि डू आई बिलीव द रिवॉर्ड, यानी कि वह मूल्य या महत्व जो कोई व्यक्ति अपेक्षित पुरस्कार या परिणाम को देता है, यह इस प्रश्न का उत्तर देता है, क्या मैं पुरस्कार को महत्व देता हूं, यानी कि रिवॉर्ड को अगर वैल्यू देता है व्यक्ति, यदि पुरस्कार व्यक्ति के लिए मूल्यवान या वांछनीय नहीं है, अगर कोई व्यक्ति के लिए पुरस्कार जो मिला है, जो अचीवमेंट के बाद जो अवार्ड दिया गया है व्यक्ति को, उसके लिए वो अवार्ड जो है वो मूल्यवान नहीं है, वांछनीय नहीं है, तो उनकी प्रेरणा, उनकी मोटिवेशन जो है वो क्या है, लो है। ये लर्न रखना है। तो वुरुम्स थ्योरी में 3 है। पहला है क्या, एक्सपेक्टेंसी, और सेकंड है आपका इंस्ट्रूमेंटेलिटी, और थर्ड है वैलेंस। अब ये तीनों को रन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में आंसर करने में आसान होगा। बहुत ही आसान थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, पहला है लीडर्स मस्ट अडेप्ट देयर स्टाइल टू मैच द मैच्योरिटी लेवल ऑफ देयर फॉलोअर्स। सेकेंड बोलता है लीडर्स क्लैरिफाई द पाथ टू हेल्प देयर फॉलोअर्स अचीव देयर गोल्स। थर्ड है लीडर्स फोकस ऑन टास्क एंड रिलेशनशिप एक्वली, और लीडर्स शुड फोकस ऑन डेवलपिंग देयर ओन लीडरशिप स्किल। चार है, चारों को करेक्ट, 4 ऑप्शन को चूज कीजिए, 4 में से कौन करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, लीडर्स क्लैरिफाई द पाथ टू हेल्प देयर फॉलोअर्स अचीव देयर गोल्स। पाथ गोल थ्योरी जो है उसका बेस डिस्क्राइब करता है। पाथ गोल थ्योरी में नेता अपने अनुयायियों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए मार्ग को स्पष्ट करते हैं। ये आपका बोलता है पास्ट गोल थ्योरी। इतना लर्न रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका स्क्रीन पे आंसर आया। नेक्स्ट आता है कि पाथ गोल थ्योरी क्या है। ऐसे तो हम डिस्क्राइब समझ गए हैं कि नेता जो है वो क्लियर विजन बताता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप डेवलप बाय रॉबर्ट हाउस इन द 1970। अब कौन डेवलप किया था, तो रॉबर्ट हाउस किए थे। कब किए थे, तो 1970 में किए थे। is a theory that focuses on how leader can help their follower achieve their goals by clarifying the path to those goals and removing obstacles. The theory suggests that leaders' behavior is contingent on the satisfaction, motivation, and performance of their subordinate. It identifies 4 primary leadership styles. अब आपको पाथ गोल थ्योरी को तो अच्छे से आप समझ गए हैं, लेकिन आप इतना लर्न रखिएगा कि पाथ गोल थ्योरी को डेवलप किया गया था रॉबर्ट हाउस के द्वारा 1970 में, और ये फोकस करता है लीडर्स कैन हेल्प देयर फॉलोअर्स अचीव देयर गोल्स। आपको ये लाइन को अच्छे से रट लेना है कि लीडर्स जो है वो अपने फॉलोअर को गोल को अचीव करने में मदद करता है। बस इतना लर्न रखना है, ठीक है। क्लियर पाथ को बताता है, और गोल अचीव करने में, यानी कि रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे, जो भी दिक्कतें आएंगी, उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, उसको क्या करेगा, उस दिक्कत को सॉल्व करेगा। ये आपका पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप का मीनिंग है, समझ गए। नेक्स्ट आता है अब डायरेक्टिव लीडरशिप। अब डायरेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। जो डायरेक्टिव लीडरशिप होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस क्लियर प्रोवाइड करता है, स्पेसिफाइंग व्हाट नीड टू बी डन, हाउ इट शुड बी डन एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। दिस स्टाइल इज बेनिफिशियल व्हेन टास्क आर एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स। निर्देशात्मक नेतृत्व क्या करता है, तो नेता जो है
वो स्पष्ट निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नेता क्या करते हैं? स्पष्ट निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं या निर्दिष्ट करते हुए कि क्या किया जाना चाहिए, इसे कैसे किया जाना चाहिए और अपेक्षित परिणाम क्या होंगे। यह शैली तब लाभकारी होता है जब कार्य अस्पष्ट और या जटिल होते हैं। समझ गए? डायरेक्टिव लीडरशिप में। सपोर्टिव लीडरशिप में क्या होता है कि लीडर्स सॉ कंसर्न फॉर देयर वेल बीइंग एंड नीड्स ऑफ देयर फॉलोअर्स। They create a friendly and approachable atmosphere, offering emotional support and fostering a positive work of environment. This style is effective when tasks are stressful or mundane. सहयोगी नेतृत्व क्या करता है कि नेता अपने अनुयायियों की भलाई और जरूरतों के लिए चिंता दिखाते हैं, कंसर्न दिखाते हैं। वे एक दोस्ताना और मिलनसार माहौल बनाते हैं, भावनात्मक समर्थन देते हैं, सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हैं। यह शैली तब प्रभावी होता है जब कार्य तनावपूर्ण या सांसारिक होते हैं। ये आपका सपोर्टिव लीडरशिप में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडर्स involve followers to decision making process, seeking their input and considering their suggestion. This style enhances followers commitment and satisfaction, particularly when tasks are non-routine and followers have a high degree of expertise. सहभागी नेतृत्व नेता निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अनुयायियों को शामिल करते हैं, उनसे इनपुट मांगते हैं और उनके सुझावों पर विचार करते हैं। यह शैली अनुयायियों की प्रतिबद्धता और संतुष्टि को बढ़ाती है, खासकर जब कार्य गैर नियमित होते हैं और अनुयायियों के पास उच्च स्तर की विशेषज्ञता होती है। यह आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में आता है। और अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप क्या होता है उसको समझिए कि लीडर सेट चैलेंजिंग गोल। लीडर क्या करता है कि सेट करता है चैलेंजिंग गोल को एंड इनकरेज हाई परफॉर्मेंस बाय शोइंग कॉन्फिडेंस इन देयर फॉलोअर्स एबिलिटी। दिस स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड टू एक्सेल। ठीक है, उपलब्धि, ये आपको लर्न रखना है कि उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व नेता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने अनुयायियों की क्षमताओं में विश्वास दिखाकर उच्च प्रदर्शन को प्रोत्साहित करते हैं। यह शैली तब सबसे प्रभावी होता है जब अनुयायी अत्यधिक कुशल होते हैं और उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह आपका अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप का पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप। बताइए जल्दी से, इमोशनल इंटेलिजेंस को कौन डेवलप किया था? बताइए जल्दी से। 4 है ऑप्शन आपके पास, 4 में से करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो डैनियल गोलमान जो है वो डेवलप किए थे। कौन? तो इमोशनल इंटेलिजेंस को, लीडरशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस को डैनियल गोलमान जो है वो गोलेमैन जो है वो डेवलप किए थे। आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, गोलेमैन है। अगर कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत आया हो तो आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। डैनियल गोलेमैन जो है वो डेवलप किए थे इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप को। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जानते चलेंगे कि कौन कौन क्या डेवलप किया था। अब नेक्स्ट है अब्राहम मास्लो। आप जानते हैं कि मास्लो थ्योरी डेवलप किए थे। थ्योरी डेवलप बाय मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। दिस थ्योरी कैटेगराइज ह्यूमन नीड्स इनटू 5 लेवल हायरार्की रेंजिंग फ्रॉम बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समझ गए? अभी हम लोग पढ़े उसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा जिससे आपको लर्न हो जाए। अब्राहम मास्लो द्वारा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो डेवलप किया गया था, जिसमें 5 लेवल में बांटा गया है, बेसिक फिजियोलॉजी नीड से लेकर के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, और इसको आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट है डैनियल गोलेमैन। डैनियल गोलेमैन जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप किए थे। डैनियल गोलेमैन पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ
emotional intelligence which involve the ability to recognize, understand and manage our own emotions and the emotions of other। ये आपका डैनियल गोलेमैन के थ्योरी है, आपको लर्न रखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप किए थे। नेक्स्ट है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। फ्रेडरिक हर्जबर्ग थ्योरी जो है वो टू फैक्टर थ्योरी है, और ये आपका हर्जबर्ग थ्योरी आइडेंटिफाई फैक्टर दैट लीड जॉब सेटिस्फैक्शन जिसमें मोटिवेटर, एंड दोज दैट प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन जिसमें हाइजीन फैक्टर आ जाता है। मोटिवेटर में क्या होता है, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहता है अचीवमेंट को लेकर के, वर्क सैलरी को लेकर के, कंपनी का पॉलिसी, मतलब सभी चीजों के लेकर के जो है वो एम्प्लॉय जो है वो क्या होता है, मोटिवेटेड होता है। लेकिन हाइजीन फैक्टर में एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाइड होता है जॉब को लेकर के, सैलरी को लेकर के, कंपनी का पॉलिसी को लेकर के। तो ये जो हाइजीन फैक्टर थ्योरी है उसमें एम्प्लॉय क्या होता है कि डिससेटिस्फाई, असंतुष्ट होता है। ये लर्न रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डॉगलस मैकग्रेगर। ये एक्स और वाई का थ्योरी को डेवलप किए थे। मैकग्रेगर, डॉगलस मैकग्रेगर जो है वो एक्स और वाई के थ्योरी को डेवलप किए थे। और ये भी जैसे आपका जो टू फैक्टर थ्योरी है उसी के तरह एक्स और वाई थ्योरी भी है, जिसमें थ्योरी एक्स में मोटिवेटेड रहता है एम्प्लॉय और थ्योरी वाई में डीमोटिवेटेड रहता है एम्प्लॉय। तो ये आपको लर्न रखना है ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज मैकग्रेगर थ्योरी ग्रेगर्स थ्योरी एक्स एज्यूम अबाउट एम्प्लॉय। जल्दी से बताइए, अभी हम लोग डिस्कस भी किए हैं कि थ्योरी एक्स में क्या होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। दे आर इनहेरिटेंटली लेजी एंड नीड टू बी क्लोजली सुपरवाइज, है ना। क्या होता है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। वे स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं और उन्हें बारीकी से निगरानी की आवश्यकता होती है। यानी कि जो थ्योरी एक्स है वहाँ का एम्प्लॉय जो है वो क्या होता है, डीमोटिवेटेड होता है। आप अच्छे से फिर समझ लीजिएगा कि थ्योरी एक्स का जो एम्प्लॉय होता है वो लेजी होता है, आलसी होता है, यानी कि डीमोटिवेटेड रहता है हमेशा, ठीक है। असंतुष्ट, असंतुष्ट नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि उनके पास मोटिवेशन का कमी होता है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट, आपका ये स्क्रीन पे आंसर रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच लीडरशिप थ्योरी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लीडर्स बिहेवियर टुवर्ड फॉलोअर्स एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, चारों को आप पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप कि नेतृत्व सिद्धांत अनुयायियों के प्रति नेता के व्यवहार और स्थिति के संदर्भ में महत्व पर जोर देता है। बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, कंटीजेंसी थ्योरी जो है वो करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। और ये आपका स्क्रीन पे रहा कंटीजेंसी थ्योरी। अब एक एक करके हम लोग मीनिंग को समझते चलेंगे। ट्रेट थ्योरी क्या बोलता है, ट्रेट थ्योरी सजेस्ट दैट सर्टेन इंडिविजुअल्स possesses innate quality and characteristic that make them effective leaders, है ना। गुण सिद्धांत जो है वो बताता है कि कुछ व्यक्तियों में जन्मजात गुण और विशेषताएं होती है, ठीक है। ट्रेट थ्योरी क्या बोलता है कि कुछ व्यक्तियों में जन्मजात गुण और विशेषताएं होती, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उन्हें प्रभावी बनाती है। क्या बनाती है, प्रभावी बनाती है, ठीक है, अफेक्टिव बनाती है। इन गुणों में बुद्धिमता, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, मिलनसारिता जैसे गुण शामिल हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नेता विशिष्ट गुणों के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें सफल नेता बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ट्रेट थ्योरी क्या बोलता है कि कुछ व्यक्ति जो है वो जन्मजात जन्म ही लेते हैं गुणवान, ठीक है। उनके अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, मिलनसार, ये सब, और इंटेलिजेंसी जिसको बुद्धिमता कहते हैं, तो ये सब गुण जो है वो उसको जन्मजात मिलता है, इनहेरिटेड मिलता है, मतलब कि जन्म लिया बच्चा जो है वो ये सब गुण लेकर के जन्म लिया। तो ये ट्रेट थ्योरी कहता है, जिस वजह से वो बच्चा जो है वो आगे चल करके एक अच्छा नेता बनता है, सफल नेता बनता है। तो ट्रेट थ्योरी समझ गए आप, जिसमें बच्चा जो है वो जन्म से ही इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, मिलनसार होता है, उसको ट्रेट थ्योरी डिफाइन करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी फोकस ऑन द एक्शन एंड बिहेवियर। बिहेवियरल थ्योरी किस पे फोकस करता है? एक्शन और बिहेवियर पे ऑफ लीडर्स रेदर देन देयर ट्रेट और क्वालिटी। ट्रेट और क्वालिटी पे ना करके एक्शन और बिहेवियर पे फोकस करता है, उसको बिहेवियरल थ्योरी कहते हैं। ट्रेट थ्योरी हम लोग पढ़ लिए थे कि बच्चा अगर जन्म से इंटेलिजेंट है, मिलनसार है, बुद्धिमान है, तो वो ट्रेट थ्योरी डिफाइन करता है। लेकिन बिहेवियरल थ्योरी जो है एक्शन और बिहेवियर पे फोकस करता है। ठीक है, इतना लर्न रखना है। इट सजेस्ट दैट अफेक्टिव लीडर can be learned and developed through the adoption of certain behavior. This theory identify two main type of leader behavior. पहला है task oriented, जिसमें focus on the complete of task and people oriented, और सेकेंड है पीपल ओरिएंटेड। पहला है टास्क ओरिएंटेड और दूसरा है पीपल ओरिएंटेड। और पीपल ओरिएंटेड में क्या होता है कि फोकस ऑन वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टीम मेंबर। ठीक है, आपको दो लर्न रखना है, टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड में किस पे फोकस होता है? तो टास्क पे फोकस होता है, काम पे फोकस होता है। और जो पीपल ओरिएंटेड होता है उसमें वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टीम मेंबर पे फोकस करता है। तो ये आपका बिहेवियर थ्योरी है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि बिहेवियर थ्योरी जो है वो एक्शन और बिहेवियर पे फोकस करता है, ना कि ट्रेट और क्वालिटी पे। ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है आपका टास्क ओरिएंटेड और दूसरा है पीपल ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड में टास्क पे फोकस होता है और पीपल ओरिएंटेड जो है वो वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टीम मेंबर्स पे फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी पॉजिट्स, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। कंटीजेंसी थ्योरी पॉजिट दैट देयर इज नो सिंगल बेस्ट वे टू लीड, इंस्टीड अफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट एंड सिचुएशनल फैक्टर। कंटीजेंसी थ्योरी कहता है कि कोई भी एक सिंगल बेस्ट वे नहीं है जिससे आप डिपेंड रह सकते हैं, आपको बदलना होगा। इफेक्टिव लीडरशिप में आपको एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है। सिद्धांत यह मानता है कि नेतृत्व करने का कोई एक सबसे अच्छा तरीका नहीं है, इसके बजाय प्रभावी नेतृत्व संदर्भ और परिस्थितिजन्य कारकों पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत बताता है कि सबसे अच्छी नेतृत्व शैली कार्य की प्रकृति, कार्य वातावरण और अनुयायियों की विशेषताओं जैसे चर पर निर्भर करती है। नेताओं को अपनी शैली को विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए, ये कंटीजेंसी थ्योरी कहता है। आपको कंटीजेंसी थ्योरी में लर्न रखना है कि कोई भी सिंगल बेस्ट वे नहीं है, आपको कार्य का इन्वायरमेंट, माहौल के अनुसार जो है वो आपको बदलना होगा, अपना लीडरशिप क्वालिटी को चेंज करना होगा, ये कंटीजेंसी थ्योरी कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल थ्योरी। ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑल्सो नॉन एज ट्रांजैक्शनल leadership is based on the concept of transaction between leaders and followers। लीडर और फॉलोअर के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड होता है। लीडर्स प्रोवाइड रिवार्ड और पनिशमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ फॉलोअर, यानी कि वर्कर बोला जा रहा है, वर्कर के परफॉर्मेंस के अनुसार उसको पनिशमेंट और रिवार्ड दिया जाएगा। अगर वर्कर अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा, और वर्कर अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, दिस स्टाइल फोकस ऑन क्लियर स्ट्रक्चर। ये स्टाइल जो है वो यानी कि ट्रांजैक्शनल थ्योरी में जो ट्रांजैक्शनल थ्योरी है वो बेस्ड है लीडर और फॉलोअर्स के बीच में, लीडर और वर्कर के बीच में। अगर वर्कर अच्छा कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर वर्कर अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये स्ट्रक्चर डिफाइन रूल्स एंड स्पेसिफिक गोल्स विथ एम्फेसाइज ऑन अचीविंग टास्क एंड मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो। इट इफेक्टिव इन सिचुएशन वेयर टास्क आर रूटीन एंड गोल्स आर क्लियर। समझ गए ट्रांजैक्शनल थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू एल्डफर्स ईआरजी थ्योरी, एल्डफर ईआरजी थ्योरी के अनुसार विच नीड करस्पॉन्डे टू मास्लो सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, एग्जिस्टेंट नीड जो है वो करेक्ट है ईआरजी थ्योरी के अनुसार। ठीक है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। तो इम्फेसाइजिंग शॉर्ट टर्म गोल एंड रिवॉर्ड, ये जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो नहीं है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना तैयारी को आप और भी धार दीजिए। थैंक यू।